नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स का डेमो क्लासेस में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जी हाँ, जनवरी 2026 का डेमो क्लासेस में आपको लेके आ रहा हूँ और आपको 48 घंटे तक, आपको पता है होली का माहौल चल रहा है, आपको 48 घंटे तक है अपना, ये 48 घंटे तक ये जो बैच है, ये जो बैच है आपको 48 आवर्स तक, 48 घंटे तक, आपको 48 घंटे तक, 48 घंटे तक यानी कि 48 आवर्स तक ये जो बैच है आपको कितने में मिल जाएगा? मात्र 199 में मिल जाएगा। 199 में दो बैच आपको मिल जाएगा। सीए प्लस याद रख लीजिएगा क्या दोस्तों, बिहार स्पेशल, दोनों कंबाइंड बैच आपको कितने में? 199 में 48 घंटे के लिए मिल जा रहा है। अभी द एजुकेशन में का ऐप डाउनलोड करें और वहां से बैचेस को बाई कर ले अपना, वहां से बैचेस को बाई कर ले। ठीक है, हम लोग आज डेमो क्लासेस आपको दिखाएंगे अपना, कि डेमो क्लासेस आपको दिखाएंगे, याद रख लीजिएगा। इसका पीडीएफ तो भैया ऐप पे ही मिलेगा, इसका पीडीएफ तो भैया ऐप पे ही दिया जाएगा आपको, पहली बात बता देते हैं। झूठ वगैरह बाल वाला कुछ नहीं कि भाई प्रॉमिस करके दिए नहीं, इसका पीडीएफ ऐप पे ही जाएगा। ये क्लासेस भी ऐप पे ही जा चुकी हैं, वो मैं आपको डेमो के रूप में आपको आज करवाने वाला हूँ, वो डेमो के रूप में आज करवाने वाला हूँ। तो पिछले आने वाले 2 दिनों के लिए ये जो है मात्र 199 रुपीज में ये बैच आपको दिया जा रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाकी आपकी अपनी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए, तो आज के लिए आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं। जैकेट पहन लेते हैं, एक मिनट रुक जाए, ठंड लग रही है। तो हम लोग आज जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स पूरा कवर करेंगे। जितने भी लोग हैं सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम लोग आज जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जनवरी 2026। ठीक, बस एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलो शुरू करें। चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं। देखिए, पहले हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू को कवर करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू को कवर करेंगे। चिंता नहीं करना है कि सर केवल थ्योरी होगा, क्या नहीं, दोनों होगा। ठीक है, क्योंकि जब आपको बोल रहे हैं ना कि एकदम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि पेपर में प्रश्न छपेंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे कि पेपर में आपके प्रश्न छपेंगे, याद रखिएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि पेपर में आपके प्रश्न छपेंगे। ठीक, तो पहले थ्योरी फिर उसके बाद एमसीक्यू। ठीक, चलिए, पहले थ्योरी फिर उसके बाद एमसीक्यू, दोनों चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न, स्वीडिश एकेडमी, ठीक है, क्या है मेरे भाई, स्वीडिश एकेडमी की नई स्थायी सचिव कौन बनी दोस्तों? इंग्रिड कार्लबर्ग बनी है, इंग्रिड कार्लबर्ग बनी है। स्वीडिश एकेडमी साहित्य नोबेल प्राइज देने वाली संस्था है जो स्थायी सचिव की घोषणा की है। प्रसिद्ध स्वीडिश लेखक और पत्रकार इंग्रिड कार्लबर्ग को इस पद पर नियुक्त किया गया है। 1 जून 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगे, जो मेटेस मालमका का स्थान लेंगे। मेटेस मालमका का क्या लेंगे मेरे भाई? स्थान लेंगे। ये क्या लेंगे? स्थान लेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ बड़े बड़े जो पद होते हैं ना, उन पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नाटो के महासचिव भी आपसे पूछ सकता है कि नाटो के जो महासचिव हैं भैया, इन नाटो के जो महासचिव हैं, इन नाटो के जो महासचिव हैं भैया, वो कौन है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा बड़ा नाम हो जाएगा आपका, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का नाम क्या हो जाएगा? अजय बंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अजय बंगा हो जाएगा। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हो जाएंगे। नाटो के महासचिव का नाम मार्क रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्क रूट हो जाएगा। मार्क रूट हो जाएगा। ठीक, सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा है। देखो, 4 जनवरी का करंट अफेयर था, इसमें जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमालीलैंड गणराज्य को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी है। और उस संयुक्त इजराइल सोमालीलैंड को इजराइल ने एवं सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अदरीस रहमान मोहम्मद अब्दुल्ला राही ने, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। सोमालीलैंड 1991 से सोमालिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन 34 वर्षों तक किसी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता देश का दर्जा प्रदान नहीं किया था। लेकिन अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने, या फिर बोल सकते हैं इजराइल ने, इसे क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान कर दी है। एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान कर दी है किसको? सोमालीलैंड को। और इजराइल ऑलरेडी आपको पता होगा यहाँ पे चर्चा में रहता है, किसके कारण? बेंजामिन नेतन्याहू के कारण। इजराइल ऑलरेडी चर्चा में रहता है, किसके कारण? यूएसए के कारण। इजराइल की जो राजधानी आप देखिएगा, ना, क्या हो जाएगी दोस्तों? जेरूसलम हो जाएगी। जेरूसलम जो है इसकी क्या हो जाएगी? इजराइल की राजधानी हो जाएगी। जेरूसलम जो है किसकी मेरे भाई? इजराइल की राजधानी हो जाएगी। इजराइल की राजधानी हो जाएगी। ठीक, चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का शांति पुरस्कार 2026 से किया गया सम्मानित। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको इजराइल के, ठीक है, सर्वोच्च इजराइल के प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। यातना डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के क्या है दोस्तों?
अमेरिका के क्या रख लीजिएगा 47 नंबर के प्रेसिडेंट हैं, 47 नंबर के क्या है दोस्तों राष्ट्रपति हैं। अभी आपको पता होगा ये जो है ना WHO से बाहर हो चुके हैं, WHO से बाहर हो चुके हैं, यूनेस्को से बाहर हो चुके हैं, यूनेस्को से बाहर हो चुके हैं, UNHRC से ये बाहर हो चुके हैं। धीरे धीरे करके जितने भी यूनाइटेड नेशन की करीब करीब 66 संस्था को ये छोड़ चुके हैं, 66 संस्था को ये छोड़ चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के शांति पुरस्कार 2026 से किया गया है सम्मानित। ठीक है, याद रख लीजिएगा ये हम लोग जनवरी अपना ये हम लोग आज जो कवर कर रहे हैं वो जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स है। पहले थ्योरी करेंगे फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, दोनों एक ही क्लास में करेंगे। ठीक, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि याद रख लीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के लिए इजराइल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इजराइल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम गैर इजरायली सदस्य बन गए, प्रथम गैर इजरायली सदस्य बन चुके हैं। 80 वर्ष पहली बार किसी विदेशी नागरिक को इजराइल का ये शांति पुरस्कार दिया गया है। अरे भाई साहब ये पता है अभी जो डोनाल्ड ट्रंप क्या किया था पता है ना आपको, वेनेजुएला पे अटैक किया था, निकोलस मादुरो को उनकी वाइफ को सोते हुए उठा लिया था, अपने देश में लेके चला गया था। और वहीं की रहने वाली जो मारिया कोरिना मचांडो थी जिनको शांति का नोबेल प्राइज मिला था, रहने वाली वहां की मारिया कोरिना मचांडो जिनको शांति का नोबेल प्राइज मिला था, उनको क्या किया था पता है ना ट्रंपवा, ठीक है, उनको उठा के घरे ले गया था। अब मारिया कोरिना मचांडो से जबरदस्ती नोबेल प्राइज ले लिया। मारिया कोरिना मचांडो कहती हैं आपने वेनेजुएला में शांति स्थापित की है इसलिए हम आपको वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शांति का नोबेल इस बार देते हैं। ठीक, आपको पता होगा कि 2025 में जो शांति का नोबेल था, शांति का 2025 में शांति का जो नोबेल था, शांति का जो नोबेल था वो किसको मिला था मेरे भाई, शांति का नोबेल किसको मिला था 2025 में, ये मिला था मारिया कोरिना मचांडो को, मारिया कोरिना मचांडो को मिला था, मारिया कोरिना मचांडो को मिला था, जो कि वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं, जो कि वेनेजुएला से बिलोंग करती है। यही अपना जो है शांति का नोबेल प्राइज जो है 2025 वाला सौंप दी किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। ला भैया चचा तू रख ला, हम एक लायक ना बनी, ठीक है तू रख ला, दैट इज ठीक। और इसी के इनको जो है फीफा का शांति पीस प्राइज भी दिया गया किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। फीफा का शांति पीस प्राइज भी किसको दिया गया है, इसी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, इसी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। ठीक, चलिए इसी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। ठीक, चलो ऑस्ट्रेलिया और व्यापार समझौता, ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की है 1 जनवरी 2026 से भारत में आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर, ठीक है, शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया है। भाई साहब आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या किया है दोस्तों, सोशल मीडिया बैन हो गया है। सोशल मीडिया क्या हो गया दोस्तों, बैन हो गया है, सोशल मीडिया बैन हो गया है। और जितना 15 साल से अगर पूछे 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया किसने अभी बैन किया है, तो अभी फ्रांस ने बैन किया है। किसने, फ्रांस ने बैन किया है। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया है, सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। ठीक, चलिए ये दिख रहा होगा, यही आपके लिए की पॉइंट है, ऊपर वाला जो है ना वो की पॉइंट है, उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा सभी लोग। जो 4 साल पुरानी डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बना डेनमार्क। बस इतना ही याद रखना है कि 400 साल से चल रही पुरानी डाक सेवा को किसने बंद कर दिया दोस्तों, डेनमार्क ने। लोग उपयोगी करना बंद कर दिया, ईमेल का चैट मैसेजिंग का जमाना है, तो जाहिर सी बात है कौन डाक सेवा का इस्तेमाल करेगा, कौन ही जो है डाक सेवा का इस्तेमाल करेगा, कोई नहीं करेगा, फिर बिल्कुल नहीं करेगा। द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस मार्कशीर पर समुद्र के क्षेत्र का दौरा किया और ऐसा बनने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के करनाल नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस मार्कशीर में समुद्री यात्रा किया। ठीक है, यात्रा और ऐसा करने वाली ये प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक, और दूसरी यात्रा बागशीर पनडुब्बी में यात्रा करने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति और दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। इसके पहले आईएनएस बागशीर पर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यात्रा की थी, लेकिन प्रथम महिला यही बनी है। अब जैसे कि मान लो जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग इनके बारे में जब बात करते हैं किसके बारे में, द्रौपदी मुर्मू के। जो द्रौपदी मुर्मू आप देखते होंगे ना, द्रौपदी मुर्मू, ये द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ रख लीजिएगा, ये मालूम है ये संथाल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती हैं, संथाल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और संथाल विद्रोह होता कब है, 1855-56 में होता है, 1855-56 में होता है। इसमें सिद्धू कानू चांद भैरव रहते हैं। ये मैं बता दूं प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति हैं, प्रथम यातना प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति है, प्रथम जनजाति महिला प्रेसिडेंट है, प्रथम जनजाति महिला प्रेसिडेंट है। और हाँ, ये मयूरभंज उड़ीसा के रहने वाली हैं, मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं।
जैसे 52 में आप देखिएगा तो क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के पद का वर्णन, आर्टिकल देखिएगा, ये राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 52 में दिखा रहेगा राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। 53 में आप देखिएगा राष्ट्रपति के शक्ति तथा कार्य का वर्णन है, तथा कार्य का वर्णन है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और निर्वाचन करवाता कौन है दोस्तों, इनका निर्वाचन कराता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनका क्या किया जाता है, निर्वाचन करवाया जाता है, निर्वाचन होता है, निर्वाचन होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड अगर पूछ ले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हेड हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। तो कौन से नंबर के हैं, तो 26वें नंबर के हैं। कौन से, 26वें नंबर के हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल पूछ ले तो 324 से लेके 329 तक इसका उल्लेख हमको वर्णन देखने को मिलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर पूछ ले कौन से भाग में इसका वर्णन देखने को मिलता है, तो भाग 15 में इसका वर्णन देखने को मिलता है, भाग 15 में इसका वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। 60 में आप राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन था, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन है। और दिलाता कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर पूछे है कौन, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम अगर पूछ ले तो कौन हो जाएंगे मेरे भाई, ये हो जाएंगे सूर्यकांत। कौन हो जाएंगे, सूर्यकांत हो जाएंगे, सूर्यकांत हो जाएंगे। और कौन से नंबर के हैं मेरे भाई, तो 53वें नंबर के हैं। कौन से, 53वें नंबर के, 53वें नंबर के हैं। और अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 हो जाएगा, 12 का 4, 42 का 1, माय नेम इज, अब नहीं गाना गाएंगे, ठीक। चलो 60, 61 महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगेगा, इसका वर्णन 61 में किया गया है। 72 में आप देखेगा राष्ट्रपति का क्षमादान है। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति का क्षमादान है, राष्ट्रपति का क्षमादान है। और राष्ट्रपति मृत्यु दंड तक को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति जो है आपके मृत्यु दंड तक को क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड तक को क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, ठीक है। उसी के साथ साथ आप देखिएगा 72 के बाद आप आइएगा सीधा सीधा 111, 111 में राष्ट्रपति का वीटो पावर है। क्या है दोस्तों, वीटो पावर है। 123 में क्या है दोस्तों, अध्यादेश है। राष्ट्रपति का क्या है दोस्तों, अध्यादेश है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। 143 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से क्या लेता है दोस्तों, राष्ट्रपति सलाह लेता है। क्या लेता है, राष्ट्रपति सलाह लेता है। याद रख लीजिएगा ये सारे पॉइंट, महामहिम के बारे में याद रखिएगा, महामहिम के बारे में याद रख लीजिएगा, और ये INS बागशीर के बारे में भी, ठीक। चलो, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह बने BRO के महानिदेशक। किसके, BRO के महानिदेशक, या अपना BRO के महानिदेशक, ठीक। 29वें महानिदेशक बने, बस इतना ही याद रख लीजिएगा, ठीक। चलो, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, देखो जैव विविधता सम्मेलन है, एक होता है जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, वो अलग होता है, जैव विविधता सम्मेलन वो अलग होता है, ठीक है। नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को, नमस्कार सभी को, प्रणाम, ठीक है। एकदम अच्छे से स्टार्ट, एकदम अच्छे से क्लासेस को करिएगा। आज हम लोग जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स एक क्लास में समाप्त करेंगे, भले कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन हाँ ईमानदारी से पूरा पढ़ेंगे, ठीक। चलो, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP, ठीक है, 17, ये मालूम है अर्मीनिया में आयोजित किया गया, अर्मीनिया में आयोजित किया गया। स्थान येरेवन अर्मीनिया हो जाएगा, ठीक है। टेकिंग एक्शन ऑन नेचर, प्रकृति की कार्यवाही करना। लोगों को, अर्मीनिया का स्थानिक तितली, अगर पूछो लोगो क्या था, लोगो इसका क्या था, अर्मीनिया की स्थानिक तितली। और अगर पूछ ले कि भैया COP30 कहाँ हुआ था, तब अगर पूछ ले COP30 कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था COP30 हाँ ब्राजील में हुआ था। कहाँ पे, ये ब्राजील में हुआ था। कहाँ पे, ये ब्राजील में हुआ था। और अगर पूछे COP31 कहाँ पे होगा, COP31 कहाँ होगा, तो तुर्की में होगा। कहाँ पे, तुर्की में होगा। COP32 कहाँ पे होगा, COP32 अगर पूछ ले कहाँ पे होगा दोस्तों, इथोपिया में होगा। कहाँ पे दोस्तों, इथोपिया में होगा। और COP33 अगर पूछ ले कि COP33 अभी प्रस्तावित है, पूर्ण रूप से सत्य तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है COP33 भारत में हो सकता है, भारत में हो सकता है। अभी कुछ तय नहीं है, अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन ये जो COP होता है ना, ये COP30 ये किससे संबंधित है, ये मालूम, जलवायु परिवर्तन से, ये जैव विविधता से संबंधित है, ठीक। चलो, बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर बना परम रुद्र, ठीक है। बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन बना दोस्तों, परम रुद्र। बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन बना मेरे भाई, परम रुद्र बना, परम रुद्र बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर बना है। स्थान क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। विकसित CDAC के द्वारा, पुणे के द्वारा किया जाए। मिशन सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना। किसका मेरे भाई, टेक्नोलॉजी का विस्तार करना, टेक्नोलॉजी का विस्तार करना, ठीक। चलिए, DRDO
आपको पता होगा कि जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है और 2025 में इसने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मोटो अगर पूछ ले तो बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि विज्ञान में ही शक्ति है। और इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? डॉक्टर समीर कामत हैं। और पूर्व अध्यक्ष DVR राव। हालांकि पूर्व वाले से मतलब नहीं है, हमारा अभी वाले से मतलब होना चाहिए, हमारा अभी वाले से मतलब होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो कई लोगों को दिख नहीं रहा होगा, देखो इसका, देखो DRDO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना अगर पूछ ले कब होती है? स्थापना 1958 में होती है, 1 जनवरी 1958 को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगर पूछ ले कि भैया इसके हेड कौन है, इसके हेड कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर समीर कामत हो जाएंगे, डॉक्टर समीर कामत हो जाएंगे, डॉक्टर समीर कामत हो जाएंगे। भारतीय सेना के लिए टैंक हो गया, मिसाइल हो गया, इन सभी चीजों को बनाने का काम कौन करता है? यही करता है। कौन करता है? DRDO करता है। भारतीय सेना के लिए टैंक हो गया, भारतीय सेना के लिए मिसाइल हो गया, इन सभी चीजों को बनाने का काम कौन करता है? ठीक है, ये कौन करता है? भारतीय सेना के लिए टैंक हो, चाहे भारतीय सेना के लिए मिसाइल हो, भारतीय सेना के लिए जितने भी जो हमारे जो वो होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, हम जो पहनते हैं ना, बुलेट प्रूफ जैकेट हो, इन सभी चीजों को बनाने का काम कौन करता है? यही करता है। कौन करता है? DRDO करता है। ठीक है। बुल्गारिया बुल्गारिया यूरोजोन में हुआ शामिल। जी, बुल्गारिया जो है यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। जी हाँ, बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन चुका है। ठीक, चलो। दुनिया का पहला कार्बन टैक्स अगर पूछे किस देश ने शुरू लगाया है, तो यूरोपीय संघ ने लगाया है। यूरोपीय यूनियन संघ ने 1 जनवरी 2026 को क्या लगाया दोस्तों? कार्बन टैक्स लगाया है, कार्बन टैक्स लगाया है। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन में डेल्सी रोड्रिगेज ने कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया, कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया। गिनी के राष्ट्रपति कौन बनी? ममाडी। बस इतना ही याद रख लेना, इससे ज्यादा इसमें याद मत करना। गिनी के राष्ट्रपति ने कौन बने? ममाडी डोम्बियो, मोमाडी डोम्बिबियो। पूरा नाम गिनी गणराज्य। अगर वो स्थान पूछे तो पश्चिमी अफ्रीका का जो तटीय देश है ना, ये पश्चिमी अफ्रीका का तटीय देश है। क्रोनांकी इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। मुद्रा नियांकी फ्रैंक हो जाएगी। ठीक है, नियांकी फ्रैंक हो जाएगी। ठीक, चलो। 52वां G7 शिखर सम्मेलन। अब मालूम है जीजा कई बार फ्रांस आए। देखो जो G7 शिखर सम्मेलन होगा, ये 52वां वाला अगर पूछे 2026 में, ये कहाँ होगा दोस्तों? ये फ्रांस में होगा। ये कहाँ पे होगा दोस्तों? फ्रांस में होगा, फ्रांस में होगा। ठीक है, अब इसकी मेजबानी कौन? फ्रांस करेगा, फ्रांस करेगा। यातना आयोजन स्थल तो पूछे तो एविलेस लेंस बेस रिसोर्ट शहर में होगा। ये 14 से 16 जून तक होगा। 14 से लेके या 16 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। 14 से 16 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और मेजबानी कौन करेगा? ऑब्वियसली यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन करेंगे। इमैनुअल मैक्रोन करेंगे, याद रख लीजिएगा। 2025 में कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। अब हमको हमको बताना है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक, बताइए सभी, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? आजकल पता है एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो चुका है। एग्जामिनर इतना स्मार्ट हो चुका है ना, इतना स्मार्ट हो चुका है। आजकल मालूम पेपर में क्या पूछता है? कौन G7 का सदस्य नहीं है। ये सब नहीं पूछेगा कि भैया G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस करेगा। 14 से 16 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछेगा भैया G7 में कौन कौन से सदस्य देश हैं, ये तो पता होना चाहिए ना। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो चुका है और एग्जामिनर मालूम है आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है, तो हम उसको खेलने नहीं देंगे ना, खेलने नहीं देंगे। इतना कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान लिख लेना। कनाडा, कनाडा, फ्रांस, कनाडा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी हो जाएगा। इटली हो जाएगा। ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी हो जाएगा। इटली हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 इटली हो जाएगा। जापान हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान हो जाएगा। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा और यूएसए हो जाएगा, यानी कि अमेरिका हो जाएगा। यूएसए यानी कि अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन G7 में G7 देशों में कौन कौन से सदस्य हैं। ठीक, चलिए। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है, इसलिए सोचा क्यों ना आपके दिमाग में छवि बनाते हुए चला जाए। ठीक, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये 7 देश किसके सदस्य हैं? G7 के सदस्य हैं। क्लियर है? क्लियर है? बताइएगा। अरे भाई कॉपी पेन लेके बैठना,
कॉपी पेन लेके बैठना, फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्लासेस से प्रश्न 100% है तुम्हारे एग्जाम में बनेगा, 110%। 6 महीने के अंदर में जो भी एग्जाम होगा सब में मैं लिखित के साथ देता हूं, स्टैम्प पेपर में इस मंथ से प्रश्न बनेगा। जनवरी जितना इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए मंथ, उतना इंपॉर्टेंट कोई मंथ है ही नहीं है यार, कोई मंथ है ही नहीं, ठीक। चलिए, तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी कानून को मान्यता दी, बिल्कुल यार ना, क्रिप्टो करेंसी जो कानून को क्या है मान्यता दी है, किसने? तुर्कमेनिस्तान ने। बीआरओ के नए महानिदेशक बने कौन? हरपाल सिंह। बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने दोस्तों? हरपाल सिंह, जिसका नाम है, फुल फॉर्म जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये रक्षा मंत्रालय का एक संगठन है और 7 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है। भारतीय सेना में एक भैरव फोर्स का गठन किया गया है, ठीक है। भारतीय सेना में एक भैरव बल का गठन किया गया है, जो भारतीय सेना में ड्रोन ऑपरेशन के लिए बनाया गया एक यूनिट है, जिसका नाम है दोस्तों क्या है? भैरव, ठीक है। अब ये क्या करेगा मेरे भाई? आधुनिक युद्ध बल तकनीक से ड्रोन के माध्यम से क्या करेगा? ये निगरानी करने का काम करेगा। और इस दल का नाम अगर पूछे, इस ड्रोन अभियान का नाम अगर पूछे, इस दल का नाम, इस यूनिट का नाम अगर पूछ ले, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भैरव बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भैरव बल हो जाएगा। ये ड्रोन संचालित सेवाओं को भारतीय सेना को देने का काम करेगा, ठीक। चलो, समझे कि नहीं? पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर एमसीक्यू भी है। भारतीय वायुसेना के नए चीफ कौन बने? नागेश कपूर बने हैं। कौन बने? नागेश कपूर बने हैं। वायुसेना दिवस अगर पूछे कि वायुसेना दिवस के बारे में, तो वायुसेना दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ये वाइस चीफ है, यानी उप प्रमुख है, लेकिन इसके हेड, अगर वायुसेना के हेड के बारे में पूछ ले तो अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। चलो, बाघों की मृत्यु, आपको पता है कि कुल 166 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है, ठीक है। जो नवीनतम डाटा हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसके अनुसार सबसे ज्यादा बाघ तो एमपी में ही पाए जाते हैं, और कूनू नेशनल पार्क को लगातार चर्चा में ही बना हुआ है। और अगर मैं बात करूं, टोटल 166 बाघों की मृत्यु हुई है, उसमें से सबसे ज्यादा अगर मौतें कहीं पे हुई है ना, तो मध्य प्रदेश में 55 बाघों की मृत्यु, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही बाघों की मृत्यु हुई है। फिर दूसरे नंबर पे, दूसरा आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 55 बाघों की मृत्यु दर्ज हुई है। 55 बाघों की मृत्यु दर्ज हुई है। उसके बाद आप देखिएगा 2024 में 126 की मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद देखिएगा महाराष्ट्र में 38 की हुई है और केरल में 13 की हुई है। मतलब अभी तक टोटल 166 बाघ मर चुके हैं। टोटल 166 बाघ मर चुके हैं। टोटल 166 बाघ मर चुके हैं। नवीनतम डाटा मैं बता रहा हूँ, नवीनतम डाटा, ठीक है, नवीनतम डाटा। सबसे ज्यादा अगर पिछले साल की बात करूँ, सबसे ज्यादा मृत्यु कहाँ पे हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। भारत में आप देखिएगा 58 टाइगर रिजर्व है। 58 टाइगर रिजर्व है। 58वां जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये 58वां टाइगर रिजर्व बना है, जो कि एमपी में ही है। एमपी में मैं बता दूं, भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है, और एमपी में अगर पूछ ले कितना है दोस्तों, ठीक है, एमपी में अगर पूछ ले कितना है दोस्तों, 9 है। एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश श्रृंखला को जानते हैं। किसको? कैलाश श्रृंखला को हम लोग जानते हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर अभ्यारण्य, ठीक है। देखो, अभी बन जाएगा तब ठीक है, अभी तो बना नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, अभी बना नहीं है, लेकिन बन जाएगा जरूर, ठीक है। और बाघों की संख्या यहाँ बढ़ करके कितनी हो चुकी है? 54 हो चुकी है। 54 हो चुकी है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन, जी हाँ, 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी यातना। और यातना सूरत में, आप जानते हो कि सूरत में बुलेट ट्रेन के लिए एक रेलवे स्टेशन भी बना दिया गया है, ठीक। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी। ट्रेन का मार्ग मुंबई से अहमदाबाद होगा, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर होगा, ठीक। ये लगभग 508 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर होगा, जो लगभग, ठीक है, 352 किलोमीटर गुजरात और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में होगा, ठीक। तो 2027 में बुलेट ट्रेन भारत में आने वाली है। स्वागत है आपका। क्या है मेरे भाई? स्वागत है आपका। 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम बना है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछेगा कि 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन बना? असम में बना है। असम बना है। मतलब लोगों के पास अब पैसा ही पैसा, लोगों के पास क्या आएगा मेरे भाई? अब पैसा ही पैसा आएगा, पैसा ही पैसा आएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे ज्यादा उम्रदराज खिलाड़ी कोई महिला में बनी है, तो उनका नाम वीनस विलियम हो जाएगा, जो 45 वर्ष की आयु में बनी है, ठीक। चलो, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कोच कौन बनी? शोड मरीन बनी है। शोड मरीन बनी है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया? उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया। उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, ठीक है। चलिए, संगीत कला निधि पुरस्कार अगर पूछे
पूछेगा बटालियन वार के श्री राम कुमार को दिया गया कर्नाटक संगीत उत्कर्षता की तरफ से, संगीतज्ञ कनिक उत्कर्षता की तरफ से, पिछले साल वाला, ये 25 वाला। ठीक, चलो। इफ्को साहित्य सम्मान मैत्री पुष्पा को दिया गया। मैत्री पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। जल्लीकट्टू ऑब्वियसली कहाँ पे दोस्तों, ये तमिलनाडु में ही होता है, तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। आयोजन स्थल अगर पूछे कुरुचि गांव हो जाएगा, कुरुचि गांव जो तमिलनाडु में पड़ता है। कुरुचि गांव जो कहाँ पड़ता है दोस्तों, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे मेरे भाई, तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। इसको ऊपर एमसीक्यू भी करवाएंगे, इसी क्लास में करवाएंगे, चिंता नहीं करना है। पिपरवा अवशेष अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के द लाइट ऑफ द लोटस में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह भगवान बुद्ध की पिपरवा अवशेषों पर आधारित है, जो 127 वर्षों के बाद हांगकांग से भारत लौटा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बने, राकेश पॉल बने। कौन बने हैं मेरे भाई, राकेश पॉल बने हैं, राकेश पॉल बने। भारत तिब्बत सीमा बल के डीजी कौन बने, शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं, शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं। मेघालय हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश, अगर महिला के रूप में अगर पूछे, मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो रेवती मोहिती देरे बनी है, रेवती मोहिती देरे बनी है, रेवती मोहिती देरे बनी है, रेवती मोहिती देरे बनी है। जो मेघालय है ना, यहाँ पे आप देखोगे गारो, खासी, खासी, जयंतिया, ठीक, ये 3 पहाड़ियां आपको कहाँ पे, यहीं पे देखने को मिलती हैं। ठीक, चलो। केरल के वायनाड में देश के पहली पूरी तरीके से डिजिटल, केरल का जो वायनाड है ये पूरी तरीके से डिजिटल या अपना पेपरलेस जिला अदालत बन चुका है। तो केरल के जो वायनाड में देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल पेपरलेस जिला अदालत बन चुका है, जिला अदालत बन चुका है, जिला अदालत बन चुका है। एक ही साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि 100% डिजिटल, 100% डिजिटल साक्षर राज्य भी कौन बना है, कौन बना है, याद रख लीजिएगा। तो वो कौन बना है, वो केरल ही बना है, वो केरल ही बना है, वो केरल ही बना है। 100% डिजिटल साक्षर राज्य भी अगर कोई बना है तो वो केरल ही बना है, अपना केरल ही बना है। ठीक, और अगर पूछे 100% रख लीजिएगा, केरल के वायनाड में देश का पूरी तरह से पेपरलेस जिला अगर कोई बना है, जिला अदालत बना है, तो वो कौन बना है, वो वायनाड बना है। वो कौन बना है, वायनाड बना है। ठीक, चलो। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करेगा भारत। जी हाँ, करेगा ही। नया नौसैनिक, भारतीय नौसेना ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है। यह कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। इसका निर्माण नौसेना जहाज सीधे बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगा, जिससे हुगली नदी के मार्ग में गुजरने वाली अतिरिक्त समस्या से बच पाएगा। भारत पहली बार विमर ट्रायंगल, देखो विमर ट्रायंगल जो है ना, इसमें 3 देश हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया है पहली बार भारत। विमर ट्रायंगल में फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड शामिल हैं। ठीक है, तो विमर ट्रायंगल की जो बैठक हुई है इस बार कहाँ पे हुई है, देखो भारत ने इस विमर ट्रायंगल की बैठक में पहली बार पार्टिसिपेट किया, और भारत की ओर से कौन गए, एस जयशंकर साहब गए। यह अवसर जबकि यूरोपीय देशों के त्रिसमूह मंत्री स्तरीय सम्मेलन को आमंत्रित किया था, और वहीं पे कहाँ पे भारत पार्टिसिपेट किया है। अब पूछेगा कि विमर ट्रायंगल जो है इसमें कौन कौन से देश हैं, तो याद रख लीजिएगा विमर ट्रायंगल में फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है, और भारत इसमें क्या है, पार्टिसिपेट किया है। ठीक, चल। मेटा की नई अध्यक्ष अगर पूछे कौन बनी, डीना पावेल मैड्रिक, ठीक है, मैकार्डिक बनी है। अच्छा, इसी बात पे बताना गूगल के सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ कौन है। उसी के साथ साथ बताना यूट्यूब के सीईओ कौन है, जो यूट्यूब आप देखते होगे, यूट्यूब यत्ना, यूट्यूब के सीईओ कौन है, यूट्यूब के सीईओ कौन है। उसी के साथ साथ मेरे को बताना गूगल के सीईओ, यूट्यूब के सीईओ, उसके बाद ओपन एआई के सीईओ, ओपन एआई के सीईओ कौन है। उसके साथ साथ बताना माइक्रोसॉफ्ट यत्ना, माइक्रोसॉफ्ट जो है, इस माइक्रोसॉफ्ट के कर्ता धर्ता कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के कर्ता धर्ता कौन है, ये बता देना सारे लोग। तो मेटा की जो नई अध्यक्ष बनी है इनका नाम डीना पावेल मैकार्डिक हो जाएगा, मैकार्डिक हो जाएगा, डीना पावेल मैकार्डिक हो जाएगा, डीना पावेल मैकार्डिक हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, इसको आप सभी लोग जो है की पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आपको मैं लिख के देता हूं, ये जनवरी 2026 जो मैं आपको करवा रहा हूं, इस मंथ से 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगा, 110% है आता है। इस मंथ से पेपर में क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 आएंगे, कम से कम 4 से 5, मिनिमम 4 से 5, मिनिमम 4 से 5 याद रख लीजिएगा। गूगल के सीईओ का नाम सुंदर पिचाई हो जाएगा, सुंदर पिचाई हो जाएगा, सुंदर पिचाई हो जाएगा। यूट्यूब के सीईओ का नाम नील मोहन हो जाएगा, नील
नील मोहन हो जाएगा। ओपन एआई के सीईओ का नाम सैम अल्टमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सैम अल्टमैन हो जाएगा, सैम अल्टमैन हो जाएगा, सैम अल्टमैन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम अगर पूछ ले क्या हो जाएगा? सत्या नडेला हो जाएगा, सत्या नडेला हो जाएगा, सत्या नडेला हो जाएगा, सत्या नडेला हो जाएगा। विश्व पुस्तक मेला, ठीक है, दिल्ली में आयोजित किया गया ना 10 से 18 जनवरी तक। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है, जो 10 से 18 जनवरी तक आयोजित किया गया। इसका अगर पूछे स्थान प्रगति मैदान में हुआ था, भारत मंडपम में। अगर पूछे थीम क्या थी? भारतीय सैन्य इतिहास और वीरता ज्ञान @75। संस्करण 53वां था। गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था? कतर था। और फोकस कंट्री कौन था? स्पेन था। फोकस कंट्री कौन था? स्पेन था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से मेजर स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया। मेजर स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया। होता क्या है ना, जो यूएन में अपनी सेवाएं देता है, जो भी लोग अपनी यूएन में सेवाएं देते हों, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। ठीक है, बस पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। ठीक है, अभी थ्योरी चल रहा है, फिर एमसीक्यू भी चलेगा इसी में ही। 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है, 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ठीक है, आयोजित किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो जेसी बैकले थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा के लिए कौन गया था दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा के लिए कौन गया है मेरे भाई? हैमनेट गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन हो जाएंगे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा के लिए वैगनर मोर हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी के लिए वन बोतल आफ्टर अनदर, वन बोतल आफ्टर अनदर हो जाएगा। ठीक, चलो। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। जी हाँ, आप देखोगे सचिन तेंदुलकर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कोई बन चुके हैं, तो विराट द रन मशीन कोहली बने हैं। विराट द रन मशीन कोहली बने हैं। पहले पे सचिन तेंदुलकर, दूसरे पे विराट कोहली, फिर कुमार संगकारा आ जाएंगे। इस तरीके से क्रम चलते रहेगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। उनके बाद अगर जिनके नाम कितना खिताब है 34,000 अगर पूछे 357 रन बना चुके हैं। और दूसरे नंबर पे विराट कोहली पहुंच चुके हैं, दूसरे नंबर पे विराट कोहली पहुंच चुके हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो। बीच गेम 2026 कर्नाटक ने किया टॉप। जी हाँ, बीच गेम 2026 का में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा। जी, इसका आयोजन घोगला बीच दमन में द्वीप में किया गया। 5 से 10 जनवरी तक आयोजन किया गया। संस्करण कौन था? दूसरा था। और टॉप पे कौन था दोस्तों? कर्नाटक था। टॉप पे कौन था? कर्नाटक था। टॉप पे कौन था? कर्नाटक था। देख सकते हैं आप लोग, कर्नाटक ने 3 स्वर्ण पदक जीते, 2 रजत पदक जीते और 6 कांस्य पदक जीते, यानी कि 6, 2, 8, 3, 11, 11 पदक के साथ कर्नाटक क्या किया? इस बार बीच गेम में टॉप किया है। बीच गेम पे टॉप किया है। ठीक, चलिए, बीच गेम पे क्या है दोस्तों? टॉप किया है। ठीक, चलो। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा हेलिन ने संन्यास की घोषणा की। बिल्कुल, ये बोलिए कि एक टूर्नामेंट खेल के हम संन्यास ले लेंगे। तमिलनाडु में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 शुरू की गई। आपको बता दूं, थनथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत की गई। आपको बता दें 4 सालों में बाघों की जनगणना की जाती है। क्या होता है मेरे भाई? 4 सालों में बाघों की जनगणना की जाती है। तो 2022 में लास्ट हुआ था, अब 2026 में शुरू हुआ है। अब 2026 में शुरू हुआ है, अब 2026 में शुरू हुआ है। और कहां से दोस्तों? थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में पड़ता है, वहीं से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक, चलो। यमन के प्रधानमंत्री कौन बने? तो शाना मोहसिन जिंदानी, शाना मोहसिन जिंदानी यमन के नए प्रधानमंत्री बने। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में अगर पूछे भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 16वां स्थान मिला है। 16वां स्थान मिला। टॉप पे कौन हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। इतना ही याद करना है। ठीक, चलो। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। ये आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में किया गया, भारत मंडपम में 24 से 25 जनवरी 2026 तक। टॉयलर पुरस्कार डॉक्टर टोबी अर्स से सम्मानित किया गया। डॉक्टर टोबी अर्स को सम्मानित किया गया। पद्म पानी पुरस्कार इलैया राजा को दिया गया। ठीक है, अब राजा जी के दिलवा वाला मत गाने लगना, इलैया राजा हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? इलैया राजा हो जाएगा। ठीक, चलिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, देखो मालूम है पिछले बार मिशेल बैचलेट को दिया गया था। 2024 में अगर पूछे मिशेल बैचलेट को दिया गया था। और 25 वाला किसको दिया गया है? ग्रामा माशेल को दिया गया है। ग्रामा माशेल को इंदिरा गांधी निःशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रामा माशेल के बारे में आपको बता देता हूं, इस बार पुरस्कार ये जो है अफ्रीका मूल के रहने वाली ग्रामा माशेल को इस बार ये दिया गया है। ठीक है, मोजाम्बिक के प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रामा माशेल को इंदिरा गांधी निःशक्तिकरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलो।
सीआरपीएफ के नए डीआईजी कौन बने हैं? तो रवि शंकर बने हैं, रवि शंकर बने हैं। ठीक, तो याद लीजिए इनका नाम हो जाएगा रवि शंकर छवि हो जाएंगे। ठीक, चलो। तमिलनाडु में स्थापित होगा एआई संप्रभु पार्क, तमिलनाडु में स्थापित होगा, ठीक है, एआई संप्रभु पार्क स्थापित यहाँ पे होगा। ठीक, चलिए। सुनीता विलियम का सफर रहा समाप्ति की ओर, सुनीता विलियम ने ऐतिहासिक सफर को पूरा किया और सेवानिवृत्त हो गया, मतलब रिटायर होने की घोषणा इन्होंने कर दी है कि अब हम रिटायर हो जाएंगे। टोटल इन्होंने, मैं बता देता हूं, अंतरिक्ष में कुल एक 638 दिन इन्होंने बिताए हैं स्पेस स्टेशन पे। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, जो कि कहां पड़ता है मेरे भाई? जो कि कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कहां पे दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है। कहां पे दोस्तों? ये राजस्थान में पड़ता है। कहां पे? ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक, अब चलिए, अब एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। अब एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं, क्योंकि लोगों को फेवरेट थ्योरी से ज्यादा पसंद मालूम है क्या आता है? एमसीक्यू ही आता है। जो लोग होते हैं ना, ठीक है, सोचते हैं एमसीक्यू से सिलेक्शन उनका हो जाएगा, वही भ्रम में जीते हैं। जीने दो, अपने को क्या ही मतलब है। ठीक, चलो। हाल ही में निम्नलिखित में से किस दिन लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, 4 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं? लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं। लुई ब्रेल दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो 4 जनवरी को ही क्या मनाते हैं दोस्तों? लुई ब्रेल दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लुई ब्रेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी को अगर पूछ ले कि 9 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी की अगर हम बात करें तो 12 जनवरी को क्या मनाते हैं मेरे भाई? 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगर पूछे 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? 15 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। थल सेना दिवस मनाते हैं। थल सेना दिवस मनाते हैं। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। और थल सेना का दिवस का इस बार का आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन इस बार अगर पूछ ले, इस बार का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था मेरे भाई? ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? इस बार जयपुर में हुआ था। आयोजन इस बार कहाँ हुआ था दोस्तों? जयपुर में हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी को अगर पूछ ले कि 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को अगर पूछ ले क्या मनाते हैं दोस्तों? पराक्रम दिवस मनाते हैं। थल सेना थल से, थल यत्ना थल सेना दिवस। ठीक है, थल सेना को लिख देते हैं फिर से। थल सेना थल सेना दिवस 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को ही हम लोग किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को ही हम लोग 12 जनवरी को किस रूप में सेलिब्रेट करते हो? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। 24 जनवरी आपका फेवरेट, 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी को क्या होता है? 24 जनवरी 1950 को क्या बनता है दोस्तों? यूपी की स्थापना होती है। क्या होती है दोस्तों? यूपी की क्या होती है दोस्तों? स्थापना होती है। यूपी की क्या होती है? स्थापना होती है। इसीलिए यूपी का स्थापना दिवस हर साल 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 25 जनवरी की अगर मैं बात करूं 25 जनवरी की, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया। 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग इस बार सेलिब्रेट किए हैं। 77वां गणतंत्र दिवस इस बार हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस इस बार सेलिब्रेट किए हैं। बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, बातचीत हम लोग नहीं करेंगे, बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल पढ़ने पे फोकस करेंगे। केवल और केवल पढ़ने पे फोकस करेंगे, बिल्कुल बातचीत नहीं। ठीक, चलिए। हाल ही में गोवा सरकार ने 2 जनवरी 2026 को किस राज्य का तीसरा नया जिला बनाने की घोषणा की है? तो याद रखना, कुशावती जो है ना, गोवा का तीसरा जिला बना है। तीसरा जिला बना है। अब कई लोग सोच रहे होंगे जी हाँ, गोवा में 2 ही जिले थे। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं, गोवा में 2 ही जिले थे। ठीक है, गोवा में तो 2 ही जिले थे। अब बताइएगा गोवा में कौन कौन से जो जिले थे? ठीक है, गोवा के सभी जिलों के नाम पूछा जाएगा ना कि भैया कि गोवा में कौन आखिर में ऐसा जिला था भैया। ठीक है, देखो, एक था दोस्तों उत्तरी गोवा, एक था दक्षिणी गोवा, और तीसरा कुशावती हो जाएगा। गोवा में 2 ही जिला था ही। देखो, एक था उत्तरी गोवा, एक था
उत्तरी उत्तरी गोवा था, एक था उत्तरी गोवा था, एक था दक्षिणी गोवा था, एक यार दोस्तों तो दक्षिणी गोवा था, एक दक्षिणी गोवा था, और तीसरा जिला जो बना उसका नाम है कुशावती। उसका नाम जो हो जाएगा कुशावती हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? कुशावती हो जाएगा। यानी कि गोवा में कुल मिलाकर के अब कितने? 3 जिले हो चुके हैं, 3 जिले हो चुके हैं, 3 जिले हो चुके हैं। जी हाँ, आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है जानकर के गोवा में 2 ही जिले थे? गोवा में पहले आप देखिएगा ना तो 2 ही जिले थे, लेकिन अब आप देखिएगा तो 3 जिले हो जाएंगे। अब आप देखिएगा तो कितने जिले हो जाएंगे? 3 जिले हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 जिले हो जाएंगे। ठीक, तो गोवा में ही देखिएगा पर्पल फेस्टिवल मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पर्पल पर्पल महोत्सव मनाते हैं, पर्पल महोत्सव मनाते हैं। यहीं पे आप देखिएगा सिग्मो फेस्टिवल मनाते हैं, सिग्मो महोत्सव यात्रा, सिग्मो महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, सिग्मो महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, सिग्मो महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, सिग्मो महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ यातना, जनवरी 2026 यातना, जनवरी 2026 से आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे, और ये जनवरी 2026 पूरा एक क्लास में हम समाप्त करेंगे, एक क्लास में समाप्त करेंगे, याद रखना, पूरा एक क्लास में समाप्त करेंगे। ठीक, चलो। हाल में किस देश के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2026 का शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? बताइए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को 2026 का शांति पुरस्कार देने की घोषणा की? ऑब्वियसली कौन हो जाएगा? इजराइलवा हो जाएगा। और कौन हो जाएगा? इजराइलवा हो जाएगा। ठीक है, और कौन हो जाएगा? इजराइलवा हो जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को 2026 का शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो और कोई नहीं होगा, इसमें से केवल इजरायली होगा। इन्हीं, यही जो इनका परम मित्र बना हुआ है। ठीक, चलो। हाँ, बोल सकते हैं सबसे छोटा राज्य है, लेकिन बात यह है ना कि कई लोगों को ये पता ही नहीं था कि गोवा में 2 ही जिले थे। कई लोगों को नहीं पता था कि गोवा में 2 ही जिले थे। अभी वर्तमान में 3 जिले हो चुके हैं। ठीक, तो फिलहाल ई कौन हो जाएगा? इजराइलवा हो जाएगा। और इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बताना तो कमेंट करते हुए। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं, कि खाली पढ़बे कर रहे हो, कुछ हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, गोवा का मैंने जो पूछा है उसका आंसर बताना। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले, जब थ्योरिया पढ़ा रहे थे तब बुद्धिया कहाँ था? बताओ। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जर्मनी के चांसलर कौन है? जापान के प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? सब छापो, अब हम नहीं लिखेंगे। बताओ तो तुम, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे मुन्ना, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? चलिए बताइए। बेंजामिन नेतन्याहू, बिल्कुल। अगर पूछे इटली के प्रधानमंत्री, इटली की पीएम का नाम अगर पूछे, जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगा। जर्मनी के जो चांसलर है, जर्मनी के जो चांसलर हो जाएंगे, उनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? फेडरिक मर्ज हो जाएगा। फेडरिक यातना, फेडरिक मर्ज हो जाएगा। फेडरिक मर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये भारत की यात्रा पे भी आए थे। जापान के प्रधानमंत्री का नाम अगर पूछ ले, तो जापान के प्रधानमंत्री का नाम सानो ताकाइची हो जाएगा। सानो ताकाइची हो जाएगा। शानो ताकाइची हो जाएगा। शानो ताकाइची हो जाएगा। ठीक, चल। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 2026 में 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया? अभी पढ़ाए हैं, अभी पढ़ाए हैं, जस्ट पढ़ाए हैं। बताइए। नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को, नमस्कार सभी को, प्रणाम। जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं, एक बार जरूर से बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है, क्लासेस कैसी लग रही है, क्योंकि पूरी समर्पण के साथ हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, पूरे समर्पण के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पूरा डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलो। हाँ बिल्कुल, ए। देखो, यही फायदा होता है थ्योरी पढ़ने का, यही फायदा होता है। अब मेरे को बताना, इसके डीआरडीओ के हेड कौन है? डीआरडीओ के हेड कौन है? बताओ। डीआरडीओ के हेड कौन है? डीआरडीओ के हेड कौन है? बता दो कि डीआरडीओ के हेड कौन है? डीआरडीओ के हेड कौन है? और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर क्या है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बताइए। हेड पूछा है, हेडक्वार्टर पूछा, दोनों चीज बताइए। जैसे वंदना जी बोल रही सर अच्छा लग रहा है, वंदना जी बोल रही है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद, सभी को प्रणाम। ठीक, अगर मैं बात करूं, डीआरडीओ के जो हेड हो जाएंगे डॉक्टर समीर कामत हो जाएंगे। डॉक्टर समीर कामत हो जाएंगे। डॉक्टर समीर कामत हो जाएंगे। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अभी पढ़ाया मैंने, अब भी पढ़ाया। ठीक है, जैसे बोलता है ना अब भी ला के देता हूँ, तो वैसे अब भी मैंने आपको पढ़ाया था, अब भी जस्ट पढ़ाया था, और कई लोग भूल गए। ठीक, कई लोग भूल गए। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? अभी थोड़े देर पहले लिखे कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। और थल सेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा। तो थल सेना के जो हेड हो जाएंगे, थल सेना के जो हेड हो जाएंगे, उनका नाम क्या हो जाएगा? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी जो है, ये हमारे थल सेना के हेड हो जाएंगे, हमारे थल सेना के प्रमुख हो जाएंगे, हमारे थल सेना के हेड हो जाएंगे। ठीक है, चलो।
बिल्कुल 15 जनवरी, 15 जनवरी को ही थल सेना दिवस मनाया जाता है। 2025 में आयोजन जयपुर में किया गया। 2025 में आयोजन अगर पूछ ले, 2025 में आयोजन आयोजन अगर पूछ ले कहाँ किया गया दोस्तों, जयपुर में किया गया। कहाँ पे दोस्तों, जयपुर में किया गया, पिंक सिटी में किया गया। कहाँ पे, जयपुर, जयपुर में। और जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, यहाँ पे उतारना है आपके, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उतारना है। मतलब यहाँ पढ़ने के बाद दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, यहीं से प्रश्न छप जाए पेपर में। ठीक, बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। और सभी लोग कहाँ सो रहे हैं भाई, सभी लोग जल्दी से उठ जाइए, क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, सोइए मत, ये सोने का टाइम नहीं है, ठीक है, ये पढ़ने का टाइम है, ठीक है, ये पढ़ने का टाइम है। अब सोचने का समय तो निकल चुका है, जिसको सोचना है सोचने दो, जिसको टाइम बर्बाद करना है करने दो, आप पढ़िए। बिल्कुल यातना 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 2026 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है, बता दो भाई साहब, कतई जहर क्वेश्चन बताना। अब G7 में, ठीक है, G7 का ये संस्करण कौन सा होगा, संस्करण, संस्करण कौन सा होगा, संस्करण कौन सा होगा, प्लस या बता, प्लस बताइएगा सब लोग, ठीक है, संस्करण बताइएगा, संस्करण भी बताइएगा, और प्लस देश भी बताइएगा, प्लस देश भी बताइएगा, दोनों दोनों। चलो, हे भगवान, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। जनवरी 2026 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है, तो किसने ग्रहण की है दोस्तों, ये फ्रांस ने ग्रहण की है। किसने ग्रहण की है, फ्रांस ने। क्रम बताओ, क्रम कौन सा होगा, G7 का क्रम, जो बैठक जो है फ्रांस में होगा, ठीक है, मान लेते हैं फ्रांस में होगा। क्रम बताइए, क्रम, क्रम बताओ, ये कौन सा क्रम होगा, ये क्रम कौन सा होगा। क्रम बताइए, क्रम। जब पढ़ा रहे थे जीजा कई बार फ्रांस आया, तब तो तुम्हारा दिमाग तो कहाँ है, दूसरे जगह पे। अब बताओ क्रम। एक व्यक्ति का सिंगल आंसर नहीं आया क्रम के ऊपर, सिंगल व्यक्ति का। देखो जैसे कि एक लड़की जो है तानिया, आंसर भी दी है तो गलत दी है 51। देखो आंसर भी दी है तो गलत दी है, और जब थ्योरिया पढ़ा रहे थे ना सब इधर उधर हो रहे थे, इसलिए हम एमसीक्यू पे आ गए। जब थ्योरिया पढ़ा रहे थे सब इधर उधर भाग रहे थे, अरे सर थ्योरी नहीं आता है पेपर में, अरे सर नहीं आता है, आप टोटल मिला गलत कर रहे हैं। क्रम ये कौन सा था दोस्तों, संस्करण कौन सा था, 52वां था। कौन था, 52वां था। इसके अगर पूछे इसको लीड कौन करेगा, इसको लीड कौन करेगा ये बताइए। फिर गलत, देखो तानिया का गलत हो गया, ठीक, अलका का गलत हो गया, ठीक है, टोटल मिला गलत। अब इसकी अध्यक्षता बताओ किस कौन करेगा, अध्यक्षता, अध्यक्षता मतलब इसको लीड कौन करेगा, कौन नेता रहेंगे। हमारा नेता कैसा हो, पुष्कर सिंह धामी जैसा वाला हो, मतलब उसी टाइप का कौन एक नेता है, बताओ फेमस नेता बता दो। नेता, नेता, नेता बताइए, नेता। और कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम भी कमेंट करते हुए छापना, कनाडा के जो प्रधानमंत्री है ना, इनका भी नाम कमेंट करते हुए छापना। यही होता है, और पढ़ लो बेटा, ठीक है, बिना थ्योरी के यही होता है। लो मजा, हो गया सबका पाचक, सबका पाचक हो गया, एक व्यक्ति का सिंगल आंसर नहीं आया। इमैनुअल, अब देखो फ्रांस से इसका आयोजन कर रहा है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। तो इसकी अध्यक्षता अगर पूछे, आयोजन कहाँ पे, फ्रांस में होगा। संस्करण कौन सा होगा, 52वां होगा। लेकिन अगर पूछे इसको लीड कौन करेगा, अध्यक्षता इसकी कौन करेगा दोस्तों, अध्यक्षता, अध्यक्षता कौन करेंगे दोस्तों, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है ना इमैनुअल मैक्रोन, इसकी क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है, हर साल पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है, हर साल पृथ्वी घूर्णन का दिवस कब मनाया। चलिए बताइए सभी लोग इसका आंसर। ये तो हो जाएगा, ही तो हो जाएगा। चलिए बताइए सभी लोग, कमेंट करते हुए आंसर सभी लोग बताइएगा, कमेंट करते हुए सभी लोग आंसर जरूर से बताइएगा। और चचा लोग मजा आ रहा है कि नहीं, चचा। अब मुन्ना भैया वाला काम मत करना, फिलहाल बताओ इसका आंसर।
हर साल पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाते हैं? ये 8 जनवरी को मनाते हैं। पता है पृथ्वी जो है घूर्णन भी करती है और परिक्रमण भी करती है। जैसे अपने अक्ष पे ऐसे खड़े होकर घूमने को घूर्णन कहा जाता है, अपने अक्ष पे ऐसे खड़े होकर घूमने को घूर्णन कहा जाता है। अब जैसे कि मान लो हम एक कुर्सी रखे हैं, बीच में ऐसे कुर्सी रखे हैं और कुर्सी का गोल गोल ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, कुर्सी का गोल गोल ऐसे क्या लगा रहे हैं मेरे भाई? कुर्सी का ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। तो पृथ्वी अगर पूछे, ठीक, अगर मैं बात करूं हर साल पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 जनवरी को मनाया जाता है। 8 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक, 8 जनवरी को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक। अब जैसे कई लोग मुन्ना भैया वाला देख के आएंगे तो चचा ए चचा, अब इसके आगे वाले नहीं बोलेंगे डैश डैश डैश, अब इससे आगे हम नहीं बोलेंगे वरना कहेंगे कि मास्टर होके ऐसा बोलता है, ठीक। चलो ठीक है, चलो। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीयों का रैंक क्या प्राप्त हुआ है? तो भारतीयों को 80वां रैंक प्राप्त हुआ है। नंबर 1 पे अगर पूछ ले, नंबर 1 पे कौन हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। नंबर 1 पे कौन हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। नंबर 1 पे कौन हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। चलो, भारतीय नौसेना में 2026 में किस देश के साथ वरुण नौसैनिक सैन्य अभ्यास किया है? तो किस देश के साथ किया है दोस्तों? तो फ्रांस के साथ किया है। चाहे गरुण हो चाहे वरुण हो, ये दोनों सैन्य अभ्यास हम लोग किसके साथ करते हैं दोस्तों? क्या कर रहा है? पटक देम बम निकल जाए दम, चली मुकदमा जीतम हम। पागल हो गए हो क्या? पढ़ो शांति से। जब गजब गजब बात करता है, करा है कौन? राहुल कुमार करके था, करा पटक देम बम निकल जाए दम, चली मुकदमा जीतम हम। पढ़ लो मुन्ना, ठीक। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग, वैसे वही डायलॉग मानना पड़ेगा, कहाँ से आते हैं ये लोग, ठीक। चलो, तो भारतीय नौसेना ने 2026 में किस देश के साथ वरुण नौसैनिक सैन्य अभ्यास किया है? तो फ्रांस के साथ किया है। फ्रांस के साथ गरुण सैन्य अभ्यास करते हैं, फ्रांस के साथ वरुण सैन्य अभ्यास करते हैं, फ्रांस के साथ शक्ति सैन्य अभ्यास करते हैं, रूस के साथ इंदिरा करते हैं, जापान के साथ धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, और उसके साथ आप देखिएगा जिममैक्स, अमेरिका के साथ वज्र प्रहार, उसके साथ साथ आप देखिएगा युद्ध अभ्यास, उसके साथ साथ टाइगर ट्रम्प, उसके साथ साथ आप देखिएगा और कौन सा है दोस्तों? रेड फ्लैग। ये सभी सैन्य अभ्यास अमेरिका के साथ करते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर फ्रांस हो जाएगा, ठीक। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? उनका नाम हो जाएगा चेतेश्वर पुजारा। हमको भी समझ में नहीं आया संन्यास क्यों ले लिए, क्योंकि हो सकता है कि फिटनेस वाला मामला हो, लेकिन इतने बढ़िया खिलाड़ी को इतना जल्दी संन्यास नहीं लेना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि खिलाड़ी बहुत अच्छे थे चेतेश्वर पुजारा, लेकिन उन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। जी हाँ, सभी प्रारूपों से, ठीक। चलिए, केंद्र सरकार ने 2026 के लिए किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया है? डिप्टी गवर्नर, तो रख लीजिएगा पी वासुदेव को। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमारे भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक। और गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? पी वासुदेवन बने हैं, पी वासुदेवन बने। इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है 1934 के एक्ट के तहत। 1937 के इसका हेडक्वार्टर कोलकाता रहता है। 37 के बाद कहाँ पे? दिल्ली, मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर पूछे इसके पहले गवर्नर कौन रहते हैं? ऑसबर्न स्मिथ रहते हैं। और अगर पूछ ले कि वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। 1 जनवरी 1949 को इसका क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है, किसका? आरबीआई का, ठीक। चलिए नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? देखो, इस पिछली बार आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। पिछले बार इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। द्विवार्षिक सम्मेलन होता है, 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बार कहीं नहीं आयोजित किया गया, बस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आते हैं। उनके आने के उपलक्ष्य में ही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखो, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, 343 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। और ये हम लोग हिंदी को किसमें? देवनागरी लिपि लिखते हैं, ठीक है, किसमें? देवनागरी लिपि में लिखते हैं, या फिर बोल सकते हैं ब्राह्मी लिपि भी, क्योंकि ब्राह्मी लिपि जो होती है ना, बाएं से दाएं की ओर जाती है, बाएं से दाएं की ओर जाती है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर जाती है। अरमाइक भी होता है, फिर उसके बाद ग्रीक लिपि होता है। अशोक के जो शिलालेख आपको मिले थे ना, 4 लिपियों में मिले थे, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, सभी लिपियों में उनके शिलालेख भी प्राप्त होते हैं, ठीक। चलिए, जनवरी 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? बताइएगा, जनवरी 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है?
ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के द्वारा संभाली गई है? बता दीजिएगा सभी लोग, कमेंट करते हुए आंसर सभी लोग बताइएगा। ये क्लासेस अभी चलेगी, थोड़ी लंबी चलेगी कि भाई साहब हम लोग पूरा जनवरी 2025 का, सॉरी 26 का करंट अफेयर्स एक क्लास में समाप्त कर रहे हैं, तो थोड़ा लंबा ही चलेगा। नहीं, ये ब्रिक्स की बात कर रहा है। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो भारत ने संभाली है। जो ब्रिक्स है ना, ये ब्रिक्स आप देखिएगा तो ब्रिक्स में ऑलरेडी जो है देखिएगा 5 देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और फिर 2024 में इसमें देखिएगा कुछ और देश जुड़ते हैं जिनका नाम रहता है इथोपिया, ईरान, मिस्र प्लस यूएई, प्लस यूएई, ये 4 देश जुड़ते हैं। फिर 2025 में आप आइएगा तो कितना कौन देश जुड़ता है? इंडोनेशिया जुड़ता है। कौन? इंडोनेशिया जुड़ता है, इंडोनेशिया जुड़ता है। टोटल आप देखिएगा ब्रिक्स में देशों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। 2026 में इसकी जो अध्यक्षता कौन संभाला है दोस्तों? भारत संभाला है, भारत संभाला है। तो भैया 2025 में कौन संभाला था? 2025 में इसको होस्ट किया था ब्राजील। 2025 में इसको होस्ट कौन किया था? ब्राजील। 26 में होस्ट कौन कर रहा है? भारत। ठीक है, 26 में होस्ट कौन कर रहा है? भारत। ठीक, चलिए। हाल ही में कई रेलवे स्टेशनों पर लागू किया गया कवच 4.0 किस रूप में योजना किस रूप में जाना जाता है? मालूम है क्या है दोस्तों? ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने का काम करता है। देखो कई सारे स्टेशन में इसको क्या किया है? इंप्लीमेंट किया गया है, लेकिन अभी एडवांस ट्रेनों में इसको क्या किया गया? लागू किया गया है। जैसे वंदे भारत, जैसे कि मान लो हमारी ट्रेन की पटरी है, ठीक है, ये देखो हमारा जो ट्रेन का पटरी है, अभी देख रहे हो जैसे ये ट्रेन का पटरी है, ये ट्रेन का पटरी है, इस ट्रेन के पटरी के ऊपर एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, एक ट्रेन जा रही है, वंदे भारत ही आ रही है। दूसरी तरफ से भी क्या आ रही है? इसी पटरी पर वंदे भारत आ रही है। अब जैसे ही इन लोगों को पता चलेगा भैया दोनों ट्रेन तो एक ही पटरी पे हो, दोनों ट्रेन तो एक ही पटरी पे, ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा, रुक जाएगी और जो रेलवे में एक्सीडेंट होता है उसमें कमी आएगी। इसी को हम लोग कवच प्रणाली कहते हैं, इसी को हम लोग कवच प्रणाली कहते हैं। तो भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, इसी का नाम क्या हो जाएगा? कवच हो जाएगा। इसी का नाम क्या हो जाएगा? कवच 4.0 हो जाएगा। बात समझ में आई? समझे कि नहीं समझे? दी नहीं होगा। ये भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? कवच हो जाएगा। जिसका नाम क्या हो जाएगा? कवच हो जाएगा। समझ में आया? सर जी हम बदनाम हैं, आते हैं, बाय बाय। हमको क्या पता कौन बदनाम है कौन नहीं है? पढ़ लो शांति से। कौन तुमको बदनाम कर दिया भाई? ठीक है, इतना दुख पीड़ा लेके मत जाओ। ठीक, ठीक है, क्लियर है? चलिए। 30 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार मासिक धर्म यानी कि स्वच्छता के अधिकार को किस संवैधानिक प्रावधान में जोड़ा गया है? आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इन्होंने बताया है कि जो हमारा पीरियड जो होता है, पीरियड जो महिलाओं को होता है, मंथली मासिक चक्र जो होता है, उसको क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। और 21 में इसको शामिल कर दिया गया। किसमें दोस्तों? जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही इसको शामिल किया गया। इसमें 36 से 37 क्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 36 से 37 क्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर जहां तक रही बात मौलिक अधिकार की, तो याद रखिएगा जो मौलिक अधिकार है, ये जो मौलिक अधिकार आप देखते होंगे, ये कहाँ देखने को मिलता है? ये भाग 3 में देखने को मिलता है। कहाँ पे? ये भाग 3 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 तक में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से इसको अपनाया गया है। यूएसए के संविधान से इसको अपनाया गया है। अब एक चीज और आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मूल संविधान जो था ना, तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में होता है, उसके तहत मूल संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना के 300 के 1 में शामिल कर दिएगा। और वर्तमान समय में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 हो जाएगा। इसका आंसर 21 हो जाएगा। अरे भाई प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसी में शामिल है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, बिया करना, शादी बिया वाला बताना, तो किस आर्टिकल में आप बताइएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर में 2026 में अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या होगी? तो कितनी होगी मेरे भाई? 7.4 होगी।
अब कई लोगों को समझ में नहीं आता सर जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कौन खेत की मूल्य। जीडीपी में भी कई सारे फैक्टर हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट नॉमिनल रेट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एनएन जीएनपी होता है, बहुत सारी चीजें इसमें फैक्टर होते हैं। जब इकोनॉमिक्स आप पढ़िएगा सर लोग आपको पढ़ाते होंगे, आपको समझाएंगे भी अच्छे से कि कैसे एनपीपी निकालते हैं, कैसे जीएनपी निकालते हैं, कैसे जीडीपी निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल आप याद रख लीजिएगा किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी एक देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य हमको प्राप्त होता है उसी को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो यह अनुमान क्या है आर्थिक सर्वेक्षण का 7.4 है, कितना है 7.4 हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक, ठीक है, शीर्षक वाली झांकी किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा मेरे भाई, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज आपको बताते हैं, ठीक है, सुनिएगा। अब मैं बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, इस बार हमारा 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया, 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है, ठीक है, 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है, 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है। अगर पूछे इसकी थीम क्या हो जाएगी, इसकी थीम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, क्या था ना मेरे भाई, वंदे मातरम के 150 साल, हाँ वंदे मातरम के 150 साल, 150 साल। आयोजन अगर पूछ ले कहाँ हुआ था, आयोजन कहाँ हुआ था मेरे भाई, कर्तव्य पथ में हुआ था, कहाँ पे, कर्तव्य पथ पे हुआ था, कर्तव्य पथ पे आयोजन किया गया था। और प्रथम झांकी कौन जीत के ले गया, तो महाराष्ट्र जीत के ले गया। प्रथम झांकी का पुरस्कार कौन जीत के लेके चला गया, तो महाराष्ट्र जीत के लेके चला गया, ये याद रख लीजिएगा सभी लोग, ठीक। चलो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया, ठीक है। और 45 VTSS के किस हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इनको बारामती का शेर कहा जाता था, इनको जो है ना बारामती का शेर कहा जाता था, ठीक है। तो बारामती हवाई अड्डे पे इनका निधन हो गया और इनकी पत्नी को क्या बनाया गया मेरे भाई, डिप्टी सीएम बनाया गया है। इनकी पत्नी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यूरोपीय, आपको बता दूं यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट और यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष जो है दोनों लोग आए हुए थे भारत में, ठीक है। आइए उसके ऊपर बातचीत करेंगे। फिलहाल याद रख लीजिएगा हम लोगों ने यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब कई सारे सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे क्या कहा जाएगा, तो सभी सौदों की जननी कहा जाएगा, सभी सौदों की जननी कहा जाएगा, मदर ऑफ ऑल डील कहा जाएगा। कई सारे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हम लोग किसके, यूरोपीय यूनियन के साथ किए हैं, इसमें FTA भी शामिल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता दो मुक्त व्यापार समझौते का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट हमारा भारत से अमेरिका जाता है, ठीक है, मान लो भारत से कोई प्रोडक्ट हमारा यूरोप जाता है 100 रुपए का, ठीक, तो हो सकता है कि सरकार उसके ऊपर 100 रुपए का प्रोडक्ट वहां पे 100 ही रुपए में बिके, 100 रुपए का प्रोडक्ट वहां पे 100 ही रुपए में बिके। अब वहां का ब्रिटेन का भी कोई प्रोडक्ट भारत में आएगा तो उसका भी प्रोडक्ट यहाँ पे भी 100 ही रुपए में बिकेगा, हाँ 100 ही रुपए में बिकेगा। उसी को क्या कहेंगे, मुक्त व्यापार समझौता कहेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहेंगे, यानी कि कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगेगा, यहाँ के मार्केट के हिसाब से वैल्यू डिसाइड की जाएगी, उसको बेचा जाएगा, ठीक। चलो 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया, बताइए। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया, बता दीजिएगा जरा, अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया। नीरज चोपड़ा, सॉरी नीरज चोपड़ा, शुभांशु शुक्ला, हाँ हाँ यही होंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मान, आपको पता होगा कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेस स्टेशन पे ये गए भी थे। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी थी जो एक्सियोम 4 मिशन के तहत इनको लेके कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। एक्सियोम 4 मिशन के तहत इनको लेके कहाँ पे, अंतरिक्ष में गई थी, और वहां पे अंतरिक्ष में कुछ समय गुजारे भी थे। कुछ समय गुजारने के बाद भारत में आते हैं और हमारे पास जो 77वां गणतंत्र दिवस परेड था उसी के शुभ अवसर पर कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। किससे, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, ठीक। चलिए
T20 विश्व कप 2026 के लिए बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। बांग्लादेश वैसे भी बहुत ताव में था, पाकिस्तान बोला, उसका जो भाई था पाकिस्तान बोला हम नहीं खेलेंगे, ठीक है, हम नहीं आएंगे, ठीक है, बताओ। फिर उसके बाद इसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान बोलता हम भी नहीं आएंगे, और ये बोलने लगा बांग्लादेश बोला हम भी नहीं आएंगे, दोनों को बाहर कर दिए, जाओ मत आओ, दोनों मिला मत आओ, दोनों मिला मत आओ, नहीं आओ, तुम नहीं आओगे तुम्हारी वजह से खेल थोड़े होगा, मत आओ, जाओ, दोनों मिला को बाहर कर दिया गया। अभी फिलहाल एक लोगों के लिए तो आधिकारिक सूचना जारी की गई, एक लोग के लिए अभी नहीं की गई। देखिए पाकिस्तान आता है कि नहीं आता है। फिलहाल बांग्लादेश तो बाहर हो चुका है। 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो इतना मरणोपरांत धर्मेंद्र सिंह देवल को क्या किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहले नंबर पे भारत रत्न है, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है। और इस बार टोटल जो है आप देखिएगा, इस बार जो है टोटल 131 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। पद्म अवार्ड पद्म अवार्ड दिए गए हैं, पद्म अवार्ड दिए गए हैं। उन 131 में आप देखिएगा, ठीक है, 13 जो है क्या है, सॉरी 5 जो है पद्म विभूषण है, विभूषण 5 पद्म विभूषण है। 13 जो है 5 जो है देखिएगा 5 पद्म विभूषण है। 13 जो है आप देखिएगा पद्म भूषण है, पद्म भूषण है, पद्म भूषण है, पद्म भूषण है, पद्म यत्ना पद्म भूषण है। और 113 की बात करूं तो क्या 113 क्या है? पद्मश्री है, पद्मश्री है। क्या दोस्तों? पद्मश्री है। अलका याग्निक का नाम सुना है आप लोगों ने? अलका याग्निक का, अलका याग्निक को पद्म भूषण मिला है। अलका याग्निक को क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। शिबू सोरेन का नाम सुना है? शिबू सोरेन, ठीक है, शिबू सोरेन का नाम तो सुना ही होगे, शिबू सोरेन का नाम तो सुने ही होगे, नहीं तो आगे तो हम बताएंगे ही, आपको बता देते हैं। उसमें से रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर का नाम याद रख लेना, ठीक है, हाँ हरमनप्रीत कौर ही है। इन दोनों लोगों को क्या मिला है? इन लोगों को मिला है पद्मश्री, ठीक, इन दोनों लोगों को पद्मश्री मिला है। ठीक, चलो। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट अर्जुन, ठीक है, एएस अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है? तो कहां पे? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे तैनात किया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे तैनात किया है, ठीक है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे तैनात किया है। पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में ही 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना के पहले चरण किस पर केंद्रित होगा? तो ग्रह सूचीकरण में आवास से। बेसिकली इसमें किए क्या जाएंगे मालूम है? 33 सवाल पूछे जाएंगे, इसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे, इसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे। और ये जनगणना के आंकड़े कब प्रस्तुत किए जाएंगे? 2027 में। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। तो कब तक के लिए? 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया है, 2030-31 तक के लिए ये बढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान का पूर्व नाम क्या है? इसका पूर्व नाम मुगल गार्डन है। इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस उद्यान को आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद ये चर्चा में आया है, जिसके बाद ये क्या आया मेरे भाई? चर्चा में देखने को मिल रहा है हम सभी लोगों को। ठीक, चलो। विश्व आर्थिक मंच की बैठक हर स्विट्जरलैंड के किस शहर में आयोजित होती है? मतलब किस शहर में आयोजित होती है? तो दावोस में होती है हर साल। आपको बता देता हूँ, इस बार जो G7 होगा वो कहाँ पे होगा? फ्रांस में होगा। कहाँ पे? ये सब 2026 वाले सम्मेलन है, सब 2026 वाले। G20 अगर पूछ ले कहाँ पे होगा मेरे भाई? अमेरिका में होगा। कहाँ पे? अमेरिका में होगा, अमेरिका में होगा। ब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ या ब्रिक्स को होस्ट कौन करेगा दोस्तों? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ एससीओ को होस्ट कौन करेगा? किर्गिस्तान करेगा। कौन करेगा? किर्गिस्तान किर्गिस्तान करेगा, किर्गिस्तान करेगा। COP31 को होस्ट कौन करेगा? तो तुर्की करेगा। कौन करेगा दोस्तों? तुर्की करेगा। AI समिट जो होगा, AI समिट को होस्ट कौन करेगा मेरे भाई? AI समिट को होस्ट कौन करेगा इस बार 2026 में? तो कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा मेरे भाई? भारत करेगा। कौन करेगा मेरे भाई? ये हमारा प्यारा प्यारा भारत करेगा, हमारा प्यारा प्यारा भारत, हमारा भारत करेगा, ठीक है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किस नेता को चुना गया है? तो नितिन नवीन को चुना गया है। किसको? नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान 19 जनवरी 2026 को भारत की यात्रा में किस हैसियत से आए थे? तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में ये भारत की यात्रा पे आए थे। संयुक्त अरब अमीरात के
राष्ट्रपति के रूप में भारत की यात्रा पे आए थे, ठीक। और आए थे भाई साहब, और वहां पे जो डील था एयरपोर्ट बनाने का पाकिस्तान में कैंसिल कर देते हैं, पाकिस्तान का दिल तोड़ देते हैं। और शहबाज शरीफ गाना गाते हैं, राजा जी के दिल वह टूट जाए, ठीक है। टूट गया भाई, टूट गया, फंडिंग वापस रोक लिया, बोला हम प्लेट एयरपोर्ट, जो आपको बता दूं एयरपोर्ट बनाने का बातचीत कहा था ना इस्लामाबाद में, बोला कि अब न बनाए, हमको फंडिंग नहीं मिला, इसलिए हमको कोई पार्टनर नहीं मिला, इसलिए हम एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे। तो अब पाकिस्तान रो रहा है बेचारा, ठीक, रोने दो, क्या ही दिक्कत है। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच में चलेगी? ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, याद रख लीजिएगा। अब जैसे कि कई लोग सोच रहे होंगे वंदे भारत जो पहली जो चली थी ना 2019 में, बनारस से दिल्ली के लिए ही चली थी। जी हाँ, पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बड़का बड़का सरकार झूठ बोलती है, वही झूठी ट्रेन बनारस से दिल्ली के लिए पहली बार 2019 में चली थी। और अभी जो है ये स्लीपर ट्रेन है, मतलब इसमें जो है सुतने के लिए व्यवस्था है, आराम से लेट के सूत के जा सकते हैं। और ये कहाँ से कहाँ? हावड़ा गुवाहाटी से कामाख्या, याद रख लीजिएगा, हावड़ा गुवाहाटी से इतना, हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या तक चलेगी। यानी कि हावड़ा कहाँ हो जाएगा आपको? कोलकाता, यानी कि गुवाहाटी कहाँ हो जाएगा? असम, यानी कि कोलकाता से असम के बीच में चलेगी, ठीक। चलो, जनवरी 2026 में सीवीसी के रूप में किसी आयोग नियुक्त किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में अगर पूछे किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों, तो किसे अपॉइंट किया गया मेरे भाई? प्रवीण वशिष्ठ को। किसको अपॉइंट किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को अपॉइंट किया गया, प्रवीण वशिष्ठ को अपॉइंट किया गया है। हाँ, प्रवीण वशिष्ठ को अपॉइंट किया गया, प्रवीण वशिष्ठ को अपॉइंट किया गया है, प्रवीण वशिष्ठ को अपॉइंट किया गया, प्रवीण वशिष्ठ को अपॉइंट किया गया, ठीक। चलो, बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो बीएसएफ के महानिदेशक का नाम अगर पूछे तो प्रवीण कुमार बने हैं। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार बने हैं, ठीक है। बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार को। किसको किया गया? प्रवीण कुमार को। और प्रवीण कुमार मालूम है सीबीआई के भी हेड है, ये सीबीआई के भी हेड है, ये सीबीआई के भी हेड है। अगर पूछे पराग जैन कौन है, तब ये पराग जैन जो है ना, ये पराग जैन रॉ के प्रमुख है। किसके दोस्तों? रॉ के प्रमुख है। किसके? रॉ के प्रमुख है। मुख्य सूचना आयुक्त अगर पूछ ले, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त अगर पूछ ले कि मुख्य सूचना आयुक्त अगर पूछ ले कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजकुमार गोयल। राजकुमार या अपना राजकुमार जो गोयल हैं, राजकुमार गोयल जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ये राजकुमार गोयल कौन है दोस्तों? मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक। चलो, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय नेता शामिल हुए हैं? बताइए, बता दीजिए सभी लोग। अच्छा ठीक है, आराम आराम से, ठीक, आराम आराम से, ठीक है। आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए। चलिए बताइएगा सभी लोग कमेंट करते हुए, प्लीज आंसर बताइएगा सभी लोग। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा, ठीक। और कौन हो जाएगा? उर्सुला वॉन डेर लियोन। यानी कि ये दो लोग क्या है, हमारे 77वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बनके इस बार भारत आए थे, ठीक। चलिए, 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला है? तो किसको मिला था मेरे भाई? ये हैमनेट को मिला था। किसको मिला था? हैमनेट को मिला था। किसको मिला था मेरे भाई? ये हैमनेट को मिला था। किसको मिला था? ये हैमनेट को मिला था, ठीक। चलो, चलो आगे बढ़िए। ये हैमनेट को मिला है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल या कॉमेडी फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला है बताइए। अभी ऑस्कर उसका नहीं बटाया ना, अभी ऑस्कर नहीं बटा है। जब बट जाएगा तो बात अलग है, उसको भी बता दिया जाए, लेकिन ऑस्कर उसका नहीं बटा है। वो बात अलग है कि आरसीबी फिर से जो है जीत गई है वुमेन प्रीमियर लीग, वो बात अलग है कि आरसीबी फिर से जीत गई, वुमेन प्रीमियर लीग फिर से जीत गई है, ठीक है। वो अपनी जगह है पे है, वो अलग जगह है। वन बोटल आफ्टर अनदर, बिल्कुल इतना, वन बोटल आफ्टर अनदर हो जाएगा, सही कहा। जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पे आए जर्मनी के चांसलर कौन है? भाई साहब आपका फेवरेट क्वेश्चन, आप सभी लोगों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, आप सभी लोगों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, बताइएगा सभी लोग, सबसे फेवरेट क्वेश्चन सभी लोग बताइएगा, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं क्लासेस को, फुल ऑन एनर्जी के साथ पढ़िए, फुल ऑन एनर्जी के साथ पढ़िए, एकदम लुंज पुंज होके नहीं पढ़ना है, ठीक है, एकदम।
और मैं फिर से बोलता हूँ ये जो जनवरी हम लोग करवा रहे हैं ना, जनवरी 2026 का जो करंट अफेयर्स है, यानी कि जो सीए है, आपके एग्जाम में कंफर्म है, यहाँ से एक प्रश्न दिखेगा, लिखित के साथ ले लो, यहाँ से एक प्रश्न आएंगे, लिखित के साथ ले लो, आप लिख के ले लो, यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक, तो फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा, कौन, जर्मनी की चांसलर जो थे वो कौन, फेडरिक मर्ज आए थे। कौन आए थे? फेडरिक मर्ज जो है हमारे 2026 में भारत की यात्रा पे आए थे, जो जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक, चलो, ये तो मिशन फेल हो गया, क्या ही करिएगा, कोई दिक्कत बात नहीं, किस्मत की बात है, किस्मत की बात है, मिशन ही फेल हो गया। तो 12 जनवरी 2026 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित PSLV C62 का मुख्य पेलोड क्या था? तो क्या था? E01N1 अन्वेषा था, जो कि क्या हो गया? फेल हो गया। अब छोड़ दीजिए, फेल हो गया, फेल वाले पे बातचीत नहीं करेंगे, और सरकार पूछेगी भी नहीं, एग्जामिनर भी नहीं पूछेगा, जानता है अपनी, हम लोग उपलब्धियां गिनवाएंगे, फेलियर थोड़े गिनवाएंगे। ठीक, चलो, ग्रीनलैंड ने किस देश की संप्रभुता के अंतर्गत एक शासित क्षेत्र है? अब जो है ना, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं हमको ग्रीनलैंड भी चाहिए, ले लो भैया, आओ, पहले लड़ती आएंगे तुमको कायदे से, पूरा यूरोपीय देश लेके के लड़ती आएंगे तुमको कायदे से, आओ लेने, तुम लेके तो आओ, लेके तो आओ। फिलहाल इसके ऊपर डेनमार्क का कब्जा है। फिर ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है, या दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर कोई है तो कौन है? डेनमार्क है। अभी डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड पे इसका क्या है? संप्रभुता देखने को मिलती है। अब अमेरिका का जो राष्ट्रपतिया है डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहा है कि हम इसको छीनेंगे, जैसे सोच लिया कि वेनेजुएला पे हमला करके उसको कब्जा लिए, वो इसको भी छीन लेगा। 27 देश यूरोपीय यूनियन के हैं ना, रशिया के साथ मिलकर मारेंगे तुमको, याद रखना कायदे से, आओ तुम कब्जा करके दिखाओ। तब तो यही सोच रहा होगा कि भाई साहब हाँ कब्जा करे लेगा, मजाक थोड़े है, हलवा थोड़े है कि छोटा देश पे कर लिया तो इस पे भी कर लेगा। महिला प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग 9 जनवरी से 5 फरवरी तक किन दो शहरों में आयोजित हुआ? तो नवी मुंबई और बड़ोदरा में आयोजित हुआ। और 2025 में इसको मालूम है फिर से जीत कौन लिया है? आरसीबी, सॉरी 26 में, 2026 में विजेता आरसीबी हो जाएगा, आरसीबी हो जाएगा, फिर से जीत कौन लिया है? आरसीबी हो जाएगा। ठीक, चलो, ठीक, चलो, 7 जनवरी 2026 को जारी प्रथम अग्रिम के अनुमान के अनुसार 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? अभी तो बताया थे 7.4 है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकरण रेल नेटवर्क बन गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन इसका लक्ष्य था कि भैया हम इसको क्या करेंगे, तो इस तक जो है इसको पूरा इलेक्ट्रिफाइड कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कर लिए अपने आप को इलेक्ट्रिफाइड, उससे पहले कर लिए हैं। तो यानी कि किसको पीछे छोड़े हम लोग? तो रूस और चीन को पीछे छोड़ते हुए इस इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को हम लोग बहुत जल्दी प्राप्त कर लिए, बहुत जल्दी प्राप्त कर लिए हैं। ठीक, तो 2025 में भारतीय रेलवे ने 100 वर्ष पूरे होने के साथ अपना विश्व का सबसे बड़ा विद्युत रेलवे नेटवर्क में हम लोग किसको पछाड़ दिए हैं? किसको पछाड़ दिए हैं? तो बड़े देशों को पछाड़े, मामूली बात नहीं है, याद रखना। रूस और जो है रूस और चीन को पछाड़ देना इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का नाम क्या था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। जनवरी 2026 में भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश, अगर पूछे किस देश से आगे निकल गया है, किस देश से आगे निकल गया? अच्छा, ये भी बताना तो मेरे को कमेंट करते हुए कि वेनेजुएला के अभी कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री कौन है? वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति, अच्छा हाँ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। तो वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है बताइएगा तो जरा, वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? एक चीज आपको याद रखिएगा, यही जो ऑपरेशन था जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सेना अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। इसी के तहत ये हमला करते हैं वेनेजुएला पे, और वहां के जो राष्ट्रपति रहते हैं निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी, दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और लेके पकड़ के चले जाते हैं और वेनेजुएला पे कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद वहां की जो उपराष्ट्रपति रहते हैं वही राष्ट्रपति बन जाती हैं, जिनका नाम रहता है, जिनका नाम याद रख लीजिएगा, डेल्सी, जिनका नाम हो जाएगा दोस्तों डेल्सी रोडी
ठीक है, रोड्रिगेज, रोड्रिगेज ये क्या है दोस्तों, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ये पेपर में छपने वाला प्रश्न है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, ये पेपर में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, वाइमर ट्रायंगल 2025 की बैठक कहाँ हुई थी? बताइएगा। देखो मैंने बोला था कि विमर ट्रायंगल के बारे में, मैंने पिछले जो थ्योरी पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने बताया था कि विमर ट्रायंगल की बैठक में पहली बार भारत पार्टिसिपेट किया है। तो जाहिर सी बात है इसके बारे में जो कि पूछा जा सकता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री विमर ट्रायंगल की बैठक में भागीदारी की। और याद रख लीजिएगा इस विमर ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल है, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड शामिल है, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड इसमें शामिल है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जनवरी 2026 में विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने के लिए भारत ने किस देश को पछाड़ा है? तो किस देश को? चाइना को पछाड़ा है। मतलब चावल उत्पादन में हम लोग टॉप पे आ गए चीन को पछाड़ते हुए। महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ये अपना सोड मारीने को अपॉइंट किया गया है, सोड मारीने को अपॉइंट किया गया है, याद रख लीजिएगा। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी। किन कॉरिडोर पर चलेगी? तो अपना अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी। ठीक है, देख सकते हैं 15 अगस्त 2027 को जो हाई स्पीड जो है जो हमारी बुलेट ट्रेन होगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी और इसका 508 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया गया है, निर्माण भी किया जा रहा है। आइए कुछ और चीजों पे बातचीत करते हैं, कुछ और चीजों पे बातचीत करते हैं। खत्म नहीं हुआ है ये, बिल्कुल मत सोचना कि क्लासेस खत्म हो गई हैं, अभी खत्म नहीं हुई है। भारत पहला स्लम फ्री, अगर मुझे भारत का पहला स्लम फ्री अगर महानगर कोई बना है 70 लाख से प्लस आबादी में, तो वो कौन बना है दोस्तों? सूरत बना है। वो कौन बना है? वो सूरत बना है। वो कौन बन गया है दोस्तों? सूरत बन गया है। वो कौन बन गया है? सूरत बन गया है, याद रख लीजिएगा। दूसरे पे आते हैं, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख, भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख का अगर पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है मेरे भाई? तो एयर मार्शल नागेश कपूर को वायुसेना का उप प्रमुख अपॉइंट किया गया, वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है, उप यत्ना प्रमुख, उप प्रमुख बनाया गया, उप प्रमुख बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों? नागेश कपूर को। किसको? नागेश यत्ना, नागेश यत्ना, नागेश कपूर को बनाया गया, नागेश कपूर को बनाया गया, नागेश कपूर को बनाया गया। 18वां ब्रिक्स का सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? 2026 में भारत करेगा। इसका सम्मेलन की अध्यक्षता कौन? भारत करेगा। 17वां कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। 18वां कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। उदय, ठीक है, याद कर लीजिएगा। जैसे कि एक एआई चैटबॉट है, आधार कार्ड से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए एक एआई चैटबॉट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? उदय हो जाएगा। ये आधार कार्ड से जुड़ी हुई आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? उदय हो जाएगा। जिसका नाम आपका पूछेगा क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो उदय हो जाएगा। तो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है, थीम भी जारी कर दिया गया और अपना किन किन चीजों पे फोकस किया जाएगा ये भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ठीक, तो ऐसी थीम आप देखिएगा तो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के लिए इस या किया जाएगा दोस्तों। इस बैठक का आयोजन भारत में किया जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम, ये मैंने आपको बताया कि 5 से 10 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था और इसमें घोगला बीच पे आयोजन किया गया था और इसमें टॉप कौन किया? कर्नाटक किया है और विजेता कौन रहा दोस्तों? तमिलनाडु रहा। ठीक है, चलिए इनका नाम याद रख लीजिएगा, मेजर स्वाति शांता कुमार। इनको यूएन सिक्योरिटी जर्नल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो भी भारतीय जो भी हमारे जो सेना के जवान यूएन में के मिलिट्री अभियान में, यूएन के मिलिट्री अभियान में अपनी सेवाएं देते हैं उनको ये अवार्ड प्रदान किया जाता है और इस बार मेजर स्वाति शांता कुमार को इससे सम्मानित किया गया। मेजर स्वाति शांता कुमार को इससे सम्मानित किया गया। ठीक, चलिए नगोरी अश्वगंधा, ये जनवरी 2026 में इसको क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। और ये मालूम है कहाँ? मारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। और मारवाड़ क्षेत्र कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। मारवाड़ क्षेत्र अगर पूछे कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है। वो घूमर डांस वालों, ठीक है, घूमर डांस वालों। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? आर्लम तितली अभ्यारण्य जो कन्नूल केरल में है, ये भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बनेगा। ये भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बनेगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, ठीक, एनआईए
इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी है द फैमिली, ठीक है, फैमिली करके, द फैमिली मैन करके एक वेब सीरीज भी बनी है, इसी के ऊपर बनी है, याद लीजिएगा, इसी के ऊपर बनी है। एनआईए जो होता है ना, एक सीक्रेट एजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, इसी सीक्रेट एजेंट होते हैं। इसी के जो प्रमुख बने उनका नाम राकेश अग्रवाल हो जाएगा, इनका नाम राकेश अग्रवाल हो जाएगा, इनका नाम क्या हो जाएगा, राकेश अग्रवाल हो जाएगा। 14 जनवरी 2026 को इनकी नियुक्ति की गई है और 31 अगस्त 2028 तक ये सेनावित्त होंगे, यानी कि रिटायर होंगे, ठीक है। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं ये। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी का इस बार विजेता कौन बना है, विदर्भ बना है, और उप विजेता कौन बना है, सौराष्ट्र बना है। 18 जनवरी को बेंगलुरु के में ये विजय मैच खेला गया था। विदर्भ ने 317 रन के 8 विकेट के नुकसान पे बनाए थे और सौराष्ट्र को 279 रनों पे ऑल आउट कर दिया और परिणाम स्वरूप विदर्भ ने इसको 38 रनों से जीत लिया है, ठीक है। मैन ऑफ द मैच कौन थे, अर्थव टायाडे थे, और अगर पूछे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमन मुखाड़े थे, ठीक है, अमन मुखाड़े थे। चलिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ये व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया जाता है और ये क्या दिया जाता है, संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में सीता अशोक साल्के को दिया गया, जो भारतीय सेना में एक जवान है, ठीक है, भारतीय सेना में एक क्या है दोस्तों, एक जवान है, उनको दिया गया है, जिन्होंने केरल में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए और भूस्खलन में लोगों की सहायता की थी। अगर सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन को क्या है, संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में इसमें 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इस बार आपदा अगर पूछे व्यक्तिगत श्रेणी में तो किसका, सीता अशोक साल्के को दिया गया। संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर दिया जाता है, ठीक। चलो, 77वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि, याद रख लीजिएगा, एक यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट थी, एक यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी और यूरोपीय परिषद के एक अध्यक्ष थे, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये दोनों लोग हमारे 77वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बन के आए हुए थे और जिसका आयोजन कर्तव्य पथ में किया गया था। थीम क्या थी, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम के 150 वर्ष। पद्म विभूषण बहुत जरूरी है, रख लेना, बहुत जरूरी है। पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। धर्मेंद्र को दिया गया मरणोपरांत कला के क्षेत्र में। के टी थॉमस को दिया गया है, केरल के हैं, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में। सुश्री राजम को दिया गया कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से। श्री पी नारायण को दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, केरल से। श्री वी एस अच्युतानंदन को मरणोपरांत दिया गया है, केरल के क्षेत्र से, यानी सार्वजनिक मामले के लिए। ये तो 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, ठीक। चलिए, अब ये पद्म भूषण वाले हैं, जैसे कि सुश्री अलका याग्निक, इनको मालूम है क्या मिला है, इनको मिला है पद्म भूषण मिला है कला के क्षेत्र में। किसमें, कला के क्षेत्र में। बड़ा नाम है, ये याद रख लीजिएगा, ये लिस्ट आप अपने से याद कर लेना, लिस्ट में आपको प्रदान करवा दूंगा, ये लिस्ट हम आपको प्रदान करवा देंगे, क्योंकि 13 के 13 नाम याद नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये जरूर से याद कर लीजिएगा। हरमनप्रीत कौर और महेंद्र सिंह धोनी का नाम याद रख लीजिएगा, उनको पद्मश्री मिला हुआ है। अभी 13 नाम में सबसे पहला नाम याद रख लीजिएगा, इनका ही जरूरी है आपके लिए। एक अगर इसमें देख लेते हैं, अगर शिबू सोरेन, हाँ शिबू सोरेन गुरु जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को दिया गया, तो ये नाम याद रख लीजिएगा और ये नाम याद रख लीजिएगा। और पद्म विभूषण वाले में धर्मेंद्र का नाम याद रख लेना, मतलब 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और इसके साथ साथ एक 2 हो जाएगा आपका किसमें, पद्मश्री में, महेंद्र सिंह धोनी और हरमनप्रीत कौर, पद्मश्री। गणतंत्र दिवस परेड पर वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया, जी हाँ, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड में वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया, किसको, शुभांशु शुक्ला को। किसको दिया गया, शुभांशु शुक्ला को दिया गया, शुभांशु शुक्ला को दिया गया, याद लीजिएगा। हालांकि और लोग भी थे, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, अर्शदीप सिंह को, नायब सूबेदार को, इन सभी लोगों को दिया गया है वीरता, इनको दिया गया कीर्ति चक्र और उनको दिया गया वीरता पुरस्कार, ठीक है। चलिए, और ये हमने आपको बताया ही था कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम झांकी का पुरस्कार किसको दिया गया है, ये दिया गया किसको, आपको क्या नाम है इनको, महाराष्ट्र को दिया गया है। भारत को मिले 2 नए और रामसर साइट, जी हाँ, भारत में अभी तक टोटल 96 रामसर साइट थे, 2 नए और रामसर साइट मिल चुके हैं, यानी कि एटा जो है रामसर साइट
ये इसका नाम हो जाएगा पटना पक्षी विहार, ये एटा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और एक हो जाएगा छरी डांड, ठीक है, छरी डांड गुजरात में पड़ता है। यानी कि इन दोनों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर साइट की संख्या 31 जनवरी की न्यूज है, 31 जनवरी रात को न्यूज आई थी कि भारत में 2 नए और रामसर साइट जोड़ेगा, और टोटल रामसर साइट की संख्या 98 हो चुकी है। सबसे ज्यादा अभी भी तमिलनाडु में है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में है, और तीसरे नंबर पे बिहार में है। ठीक, चलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन भी समाप्त हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी समाप्त हो गया। इसमें जो है मेल का खिताब अगर पूछे कार्लोस अल्काराज जीते हैं, ठीक है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। और फीमेल का खिताब एलिना रायबेकिना ने जीता है। और किसको हराया है दोस्तों? आरना सबलेंका को हराया है। और इन्होंने किसको हराया है? नोवाक जोकोविच के हराया है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जो कि कहाँ के दोस्तों? सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अब कुछ और हमारे बचे हुए थे, ठीक है, कुछ हमारे लास्ट में कुछ चीजें बची हुई थी। लास्ट में हमको लगता है कि 3-4 पेज बचे हुए थे, याद कर लीजिएगा। महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे टूर का 2025 का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको? महेंद्र सिंह दे दनादन धोनी को। ठीक, चलिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए मिचेल स्टार्क को चुना गया, ठीक है। और मेल के लिए और फीमेल के लिए दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वर्ल्ड वेयर को चुना गया, वर्ल्ड वेयर को चुना गया। विदर्भ टीम ने जीता विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का टाइटल, ठीक है, और विदर्भ ने जीता है। और उपविजेता कौन हो जाएगा? सौराष्ट्र हो जाएगा। उपविजेता अगर पूछ ले कौन हो जाएगा? सौराष्ट्र हो जाएगा। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की। जी हाँ, जो साइना नेहवाल जो प्रतिष्ठित और चर्चित खिलाड़ी हैं, उन्होंने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारत बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश। जी हाँ, भारत जो है नंबर 1 पे मछली का उत्पादन कौन? चाइना करता है। और दूसरे नंबर पे कौन आ गया दोस्तों? भारत आ गया। दूसरे नंबर पे कौन आ गया है? भारत बना। ठीक, चलिए ठीक है। तो क्लासेस कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, ये क्लासेस कैसी लगी आप ये जरूर। चलो, तो हम लोग आज जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स पूरा कवर करेंगे। जितने भी लोग हैं सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम लोग आज जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जनवरी 2026। ठीक, बस एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलो शुरू करें। चलिए सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं। देखिए पहले हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू को कवर करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू को कवर करेंगे। चिंता नहीं करना है कि सर केवल थ्योरी होगा, क्या नहीं, दोनों होगा, ठीक है। क्योंकि जब आपको बोल रहे हैं ना कि एकदम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि पेपर में प्रश्न छपेंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे कि पेपर में आपके प्रश्न छपेंगे, याद रखिएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि पेपर में आपके प्रश्न छपेंगे। ठीक, तो पहले थ्योरी फिर उसके बाद एमसीक्यू। ठीक, चलिए पहले थ्योरी फिर उसके बाद एमसीक्यू, दोनों चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न, स्वीडिश अकेडमी, ठीक है, क्या है मेरे भाई? स्वीडिश अकेडमी की नई स्थायी सचिव कौन बनी दोस्तों? इंग्रिड कार्लबर्ग बनी है, इंग्रिड कार्लबर्ग बनी है। स्वीडिश अकेडमी साहित्य नोबेल प्राइज देने वाली संस्था है जो स्थायी सचिव की घोषणा की है। प्रसिद्ध स्वीडिश लेखक और पत्रकार इंग्रिड कार्लबर्ग को इस पद पर